हेलो, गुड आफ्टरनून। तो आज भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं डोमेन और रेंज कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड, क्वाड्रेटिक फंक्शन से रिलेटेड डोमेन रेंज क्या होंगे, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड डोमेन रेंज कैसे आप कैलकुलेट करोगे। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री से ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन उसमें भी हैं हमारे पास। और मान लीजिए आपके पास अगर कोई फंक्शन दे रखा है, जैसे मान लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू sec ऑफ पाई बाई 4 और cos स्क्वायर थीटा दिया है, या cos स्क्वायर एक्स इस तरह से दिया है, वेयर आपका जो x है वो माइनस, यानी x बिलोंग टू रियल नंबर है। आप ऐसे कर सकते हैं, आपसे पूछेगा फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन का रेंज आपको बताना है कि रेंज क्या होगा। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू सेक पाई बाई 4 कॉस स्क्वायर एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स का रेंज बताना है। तो अब आप ये देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबसे पहले जैसे आपका यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स के बारे में हम क्या जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये स्क्वायर है तो मस्ट बी लाई बिटवीन 0 to 1, ये हो जाएगा। अगर आप पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पाई बाई 4 मल्टीप्लाई 0 और पाई बाई 4 मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई यहाँ पे पाई बाई 4 हो जाएगा, सेक ठीक। को 1 बाई कॉस इस तरह से लिख के वैल्यू कॉस मिल जाएगा। स्क्वायर के कॉस कट तो कर पाई बाई देंगे। 4 मल्टीप्लाई 0, अब आप ये देखिए यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया आपका, 0 हो गया, ठीक। यहाँ 0 हो गया और ये आपका पाई बाई 4 कॉस स्क्वायर एक्स होगा और यहाँ पे पाई बाई 4 हो जाएगा। अगर आप सेक से मल्टीप्लाई करोगे तो सेक 0 कितना होता है, सेक 0 1 होता है ना। और पाई बाई 4 कॉस, तो आप ना इसको ऐसे मत लो, पहले तो आप डायरेक्ट कॉस तो ले, हुआ सेक को 1 बाई कॉस लिख दे। कॉस ऑफ 0, इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। और कॉस ऑफ पाई बाई 4 कॉस स्क्वायर एक्स, इनइक्वलिटी रिवर्स कॉस ऑफ पाई बाई 4। तो आप ये देखो कॉस 0 1 हो गया और ये तो मेरा फंक्शन है, और यहाँ आने वाला जो वैल्यू है ना, कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 किसके इक्वल टू होता है, 1 बाई रूट 2 के इक्वल। तो मेरा जो फंक्शन है एफ एक्स वो 1 बाई रूट 2 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। सॉरी, एफ एक्स नहीं कहेंगे इसे, आपका रेसिप्रोकल एफ एक्स, ठीक है। 1 बाई एफ एक्स हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका सेक दिया है और हमने कॉस लिया है। तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा और ये इनइक्वलिटी में आपका रूट 2 आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ से आपका जो एफ एक्स है, या रेंज ऑफ फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन इज, या y बिलोंग्स टू 1 to रूट 2। क्लियर है क्या किया मैंने। कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको मिलता है जहाँ पे बाहर एक फंक्शन आपका दे रखा है, मे भी साइन हो सकता है, टेन हो सकता है, कॉड हो सकता है, फिर अंदर भी यहाँ पे कोई फंक्शन आपको दे दिया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके अंदर आने वाला जो फंक्शन है उस फंक्शन की रेंज की बात करोगे कि वो कहाँ से कहाँ वैल्यू एग्जिस्ट करेगा उसका। उसके बाद आप ओवरऑल ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फिर फाइनली आप सेक लगा दोगे, या सेक। अब देखो क्या था, मैंने यहाँ पे सेक डायरेक्टली इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जब आप सेक वाले फंक्शन को देखोगे, है ना, तो जनरली जो सेक फंक्शन आपके पास दिया हुआ है, जैसे कॉस वाला फंक्शन इस तरह से जाता है -π/2 से π/2, तो सेक वाला फंक्शन ऐसे जाता है। तो जब आप 0 से π/2 में देखोगे तो आपका जो सेक है वो सेक ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये डिक्रीजिंग नहीं होता।
इस वजह से सिमिलरली आप यहाँ पे भी देखोगे तो आपने क्या किया, अगर कॉस एज ए कॉस जो होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, इस वजह से इनिक्वलिटी रिवर्स हो गई। फिर रेसिप्रोकल लिया तो रेसिप्रोकल होने के बाद इनिक्वलिटी जैसे एज इट इज थी वैसे ही हो गई। इसका मतलब क्या है, आपका जब हम सेक फंक्शन लेंगे किसी भी एंगल के लिए, सेक फंक्शन अगर आप लोगे तो वो क्या होगा, आपकी इनिक्वलिटी जैसी थी वैसी की वैसे ही रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए आपके पास फंक्शन दिया है, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स इज इक्वल टू 1/(1 - 3 √(1 - sin²x)। ठीक है, ये हो गया 1 - sin²x। तो देखो 1/(1 - sin²x) को आप क्या लिख सकते हैं, √(cos²x)। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और cos²x को आप 1 - 3 (cos(x) ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, वन बाय हाँ वन सर। माइनस थ्री कॉस ऑफ एक्स हो गया। अब जब हम कॉस ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं तो कॉस ऑफ एक्स आपका मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कॉस एक्स का 1 हो जाएगा। आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, 3 माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। देखो ये प्रॉपर वे है इसको करने का। वैसे तो मैं एक लाइन में भी उसको सॉल्व कर सकता था डायरेक्टली, मॉडुलस ऑफ एक्स की जगह मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पुट करके। अब जो ये वैल्यू आपके पास है, इसे माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये -(0), इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, -(3 cos ऑफ एक्स) ऐसा हो जाएगा, और ये -(3) होगा। 1 अगर मैं ऐड करूं तो 1 - 0 1 रहेगा, 1 - 3 मॉडुलस ऑफ कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 माइनस ये तो -(2) हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया, तो 1 - 3 मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, या आपका रूट इस तरह से आप ले लो। फिर क्या है कि अगर कोई टर्म आपके पास दे रखा है उसका रेसिप्रोकल लेते हो तो रेसिप्रोकल लेने से इनिक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। मगर आप इस वाली वैल्यूज को देखना, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 है। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो फंक्शन है उसका वैल्यू 1 - 3, फंक्शन का जो हमारा वैल्यू आ रहा है एफ एक्स का, वो -2 से 1 आ रहा है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर आपका वैल्यू -2 से 1 आ रहा है तो इसके मिड में कहीं ना कहीं पे ऐसा है कि ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जहाँ पे एफ एक्स 0 होगा वहाँ पे 1/(something 0) इज इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो और दूसरी बात, मिनिमम वैल्यू आपका, एक तो ये इन्फिनिटी मिल गया मुझे 0 पुट करने पे, तो वाई मैक्सिमम जो हो गया वो तो मुझे समझ में आ गया कि वो इन्फिनिटी है। अब बात है वाई मिनिमम की, तो वाई मिनिमम के लिए या तो मैं ये वाले वैल्यू का रेसिप्रोकल लूंगा, तो ये -1/2 हो जाएगा, या 1 का लूंगा तो 1 पुट करने पे आपको 1 ही मिलेगा रेसिप्रोकल में। और ये तो फाइनली यहाँ से मुझे क्या मिला कि मेरा जो रेंज होगा फंक्शन का, है ना, तो रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू -(1/2) टू इन्फिनिटी। क्लियर है? किस तरह से निकाल रहा हूँ मैं। पर अगर इसी को मुझे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ता तो मैं क्या करता कि यहाँ पे मैं ये जानता हूँ कि 1 - 3 √(cos ऑफ एक्स) या मॉडुलस ऑफ कॉस ऑफ एक्स की आप बात करोगे तो ये वाला टर्म 0 हो सकता है, यानी कि 1/3 कॉस का जो वैल्यू है ना, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स का वैल्यू 1/3 हो सकता है। इसका मतलब डिनोमिनेटर वाला टर्म 0 होगा। तो मैं इसी लाइन के बाद यहाँ से डायरेक्टली लिख पाता कि वाई मैक्सिमम इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। और वाई मिनिमम के लिए मुझे कैलकुलेट करना होता तो कॉस एक्स का एक बार मैं इसकी जगह 0 पुट कर देता और एक बार इसकी जगह मैं 1 पुट कर देता। ठीक है, तो मुझे यहाँ से मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिल जाता। तो अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इसको सॉल्व करना होता तो मैं यहाँ के बाद ऐसे प्रोसीड कर रहा होता, और अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है तो इस तरह से करेंगे। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द रेंज ऑफ fx is equal to 2 sine square x plus 2 sine x plus 3 divided by sine square x plus sine x plus 1। ठीक है, क्या दिया है? फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस 3 और फिर आपका डिनोमिनेटर में भी सेम वैल्यू दिया है। अगर आप अलजेब्रिक वाले क्वेश्चन को याद करोगे तो सेम वो इसी पैटर्न में था, जैसा टर्म डिनोमिनेटर में आ रहा है वैसा ही टर्म आपका न्यूमिनेटर में आ रहा है, बस आप इसको रीएडजस्ट करोगे तो आपका 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस +1 1 मिल जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे +1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, ऐसे आप लिख सकते हो। तो आप ये देखो, यहाँ आने वाला जो टर्म है और यहाँ पे आने वाला जो टर्म है वो दोनों सेम है। तो अगर ये दोनों टर्म सेम है, यहाँ आने वाला टर्म और यहाँ आने वाला टर्म सेम है, तो इतना डिवाइडेड बाय ये करोगे तो आपको 2 मिलेगा, और 2 + 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमने एक एल्जेब्रिक में क्वेश्चन किया था जिसमें हमने यहाँ पे y ले लिया था, इस वाले टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले गए थे, फिर उसके बाद हमने y के फॉर्म में साइन में या आप x में क्वाड्रेटिक बनाया था, तो फिर d > 0 करके y निकाला था, फिर y में आपका d < 0 करके सॉल्व किया था। मगर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में आने वाला टर्म सेम है, तो इस वजह से मैं क्या करूंगा कि इसको एक बार कैंसिल आउट कर सकता हूँ। अब जो मेरे पास टर्म मिला है, ठीक है, इस वाले टर्म का, अगर मुझे इस टर्म का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाए तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन का ओवरऑल वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखो, एक चीज ये गारंटी है कि आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 वाला जो टर्म है ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर है ना? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होता है। यहाँ पे जो मेरे पास टर्म आया है, पहले तो इस टर्म का मैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, तो पहले आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करोगे, इससे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, ऐसा हो जाएगा, प्लस 1/4 माइनस ऑफ 1/4 प्लस ऑफ 1। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके पास टर्म आ रखा है साइन ऑफ एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, है ना, ये जो एक्सप्रेशन है साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये वाला टर्म हो गया, ये हो गया, तो a² 2ab + b², ये वाला टर्म है ना, ये a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे आने वाला जो टर्म है वो 3/4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन से मुझे इस एक्सप्रेशन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब आप ये देखो, यहाँ पे आने वाला जो टर्म है ये तो फिक्स है, तो इससे डिसाइड होगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अब कैसे डिसाइड करेंगे? अब आप ये देखो, आपको यहाँ पे साइन एक्स का वैल्यू इस तरह से ऐड करना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू दे। इसका मतलब क्या है कि अगर साइन एक्स की जगह पे मैं मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे आने वाला जो टर्म है वो 1 + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 हो जाएगा। तो साइन का मैंने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पुट किया, तो एफ एक्स का भी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, और एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलेगा? 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 प्लस 3/4, यानी 12/4 मतलब 3 आ गया। सिमिलरली अगर मुझे साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर है। अब अगर साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू मैंने पुट किया, जैसे -1 पुट करता हूँ, तो -1 प्लस 1/2 समथिंग इस तरह से हो जाएगा, वो 1/2 आ जाएगा इस केस में, है ना। मगर मैं ये जानता हूँ कि साइन एक्स वाला जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 भी हो सकता है कि नहीं? तो स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू आपका 0 अगर होता है,
तो मुझे यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा वो मिल जाएगा 3/4। अब क्या है कि अगर आपने इसकी जगह पे साइन एक्स की जगह कोई निगेटिव वैल्यू पुट भी किया, तो निगेटिव वैल्यू पुट करने के बाद निगेटिव प्लस पॉजिटिव समथिंग जो भी वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर करोगे तो वो जीरो तो नहीं आ सकता। तो इसीलिए मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 3/4 वाला वैल्यू यहाँ से कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ से आपका एफ मिनिमम कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? हेलो, क्या ये बात आपको समझ में? हाँ सर, आवाज आ रही है। मैक्सिमम क्या आएगा? हाँ सर। सर आवाज आ रही है। तो अब क्या करना हाँ, आ है, रही है। यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू है वो वैल्यू इस जगह पे आपको पुट कर देना है रेसिप्रोकल में। तो y इक्वल टू 2 प्लस 1/3 अगर आप करोगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 6 प्लस 1 यानी 7/3 हो जाएगा। और दूसरा y का वैल्यू कब मिलेगा, जब 2 प्लस 1/3/4 करोगे तो 6 प्लस 4 10 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से मेरा y का जो रेंज हो जाएगा वो y बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, 10/3 यानी 7/3 से 10/3। सही है ना, ये हो जाएगा 7/3 से 10/3, ये मेरा वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया किस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है? हाँ सर। आज जो अगर डाउट है तो बोल दो, क्योंकि कल के पेपर में ऐसे सभी क्वेश्चंस आने वाले हैं। सर कल टेस्ट कितने बजे है? सर मॉर्निंग में अच्छा है। ठीक है, तो कभी भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स ऑफ एक्स टाइप का टर्म मिलता है तो आप एक्स को -1 से 1 के बीच में रखोगे। कॉस इनवर्स को आप एक्स को -1 से 1 के बीच में रखोगे। tan इनवर्स एक्स दिया है तो एक्स मस्ट बी बिलोंग टू रियल नंबर। कॉट इनवर्स एक्स है तो एक्स मस्ट बी बिलोंग टू रियल नंबर। सेक इनवर्स एक्स है या कोसेक इनवर्स एक्स है तो वहाँ पे एक्स मस्ट बी बिलोंग टू रियल नंबर माइनस ऑफ -1 से 1 का सेट, ये सब्सट्रैक्ट कर दोगे आप। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन से सॉल्व किए जाएंगे जो इससे बिलोंग करेंगे। अब यहाँ पे मिलने वाले जो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं वो देखो किस तरह के होंगे। मान लीजिए कि आपको दे पूछ लिया find the range of tan inverse 2x/1 plus x स्क्वायर। ठीक है, रेंज पूछा, डोमेन नहीं पूछा। देखो दो अलग अलग चीजें। यहाँ पे जो चीज मैंने वैल्यू लिखा हुआ है ये है डोमेन। यहाँ पे जो भी वैल्यू आप देख रहे हो ना वो सब डोमेन है। तो रेंज क्या होगा, एक्चुअली क्या है फंक्शन, यहाँ पे जब आप रेंज की बात करोगे है ना, तो जनरली क्या है कि ये जो फंक्शन होता है ये हमेशा डिफाइन नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में ही हम इसको डिफाइन करते हैं। जैसे जो साइन है वो -π/2 से π/2, कॉस 0 से पाई, tan साइन की तरह चलता है मगर आपका 0 पे 0 वाला वैल्यू हटा दो है। फिर ये आपका ओपन इंटरवल 0 से पाई, इसमें π/2 सब्सट्रैक्ट कर दोगे क्योंकि π/2 पे अनडिफाइन हो जाएगा कॉस। सिमिलरली यहाँ आने वाला जो वैल्यू है सेक, वो कॉस की तरह चलेगा। अब कॉस कैसे चल रहा है, 0 से पाई, तो 0 से पाई हो गया मगर आपका π/2 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो कोसेक है वो भी -π/2 से π/2, -π/2 टू π/2, और साइन जहाँ जहाँ पे 0 होता है तो साइन n पाई पे 0 होता है तो पाई आपका, पाई तो नहीं 0 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा इसके। क्लियर है? तो ये आपका रेंज हो गया। जब आप साइन, जनरली इसमें से आपको 3 का रेंज याद रखना है, साइन का, कॉस का और tan का आप याद रखो, और सब अपने आप ही हो जाएगा क्योंकि उसी के सिमिलर है। ठीक है, अब आप ये देखो कि यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू है, यहाँ से क्या पूछ दिया गया, फाइंड द रेंज ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का सबसे पहले ये, अब मैं ये जानता हूँ कि tan x मतलब 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है, ये पहली बात तो tan का
जो डोमेन है वो रियल नंबर होना चाहिए, वो हम जानते हैं, सही है ना। अब यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू दे रखा है, आपको क्या करना है, आप ये देखो इस वैल्यू को कैसे लिख सकते हो। मान लो कि आपने 1 माइनस ऑफ एक्स लिया, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिया, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ऐसा हो जाएगा। अब इस वाले वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। तो क्या इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा इससे 2x को, तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो मुझे ये समझ में आ गया कि 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, ये हमेशा 1 से लेस है ना। तो हमेशा 1 से लेस है। दूसरी बात, अगर आप इस वाले वैल्यूज की देखो, अब देखो 1 से तो लेस हो गया, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, मगर ये x जो है x तो इन्फिनिटी हो सकता है, तो ये x मिनिमम कहाँ तक का जा सकता है, माइनस ऑफ इन्फिनिटी तक। और किसकी वजह से जाएगा, ये इस x की वजह से जाएगा। देखो जो भी वैल्यू आने वाला है, पहली बात तो लेस देन 1 वैल्यू आ रहा है, मगर ये ऐसा नहीं कि x आपका पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है ये चीज़ कि यहाँ आने वाला x निगेटिव भी हो सकता है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि tan इनवर्स x का वैल्यू चेक कर रहा हूँ। तो tan इनवर्स x का आप देखो वैल्यू, रेंज के लिए आपको वैल्यू चेक करना पड़ेगा। और tan इनवर्स x, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तब समझ में आएगा, मगर बेसिक बेसिक कुछ क्वेश्चन मैंने आपके टेस्ट में भी इंक्लूड किए हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। और इसकी जो क्लियरिटी अच्छी तरह से वो आपको ITF जब आप पढ़ोगे तब आएगी। तो क्या है कि मान लो कि tan इनवर्स में आपके पास जो 2x वाला चीज़ है, एक तो आपको ये याद रखना है, सही है ना, कि कोई भी फंक्शन में जब 2x बाई ये ऐसा टर्म लोगे तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होगा। तो जब आप tan इनवर्स ऑफ 1 लोगे तो इनिक्वलिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ x भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अभी मैं डायरेक्टली ग्राफ बना दे रहा हूँ इसका, इस तरह से tan इनवर्स x का ग्राफ आता है। ये tan इनवर्स x का ग्राफ है, यहाँ पे आपका π/2, यहाँ पे -π/2, ये, और ये हो गया tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स 1 का मतलब होता है π/4, यहाँ पे तो फंक्शन हो गया जो भी फंक्शन आपका दे रखा है, तो tan इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा -π/2, ठीक है। तो ये हो गया। तो फाइनली मुझे यहाँ से जो रेंज मिला है वो रेंज का वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगा, देखो कभी हम यहाँ इन्फिनिटी नहीं जा सकते, तो π/2 वाला वैल्यू आप ओपन इंटरवल में लोगे और π/4 आप क्लोज इंटरवल में लोगे, ठीक है। तो ये आपका रेंज हो जाएगा। थोड़ा सा आइडिया लगा कैसे रेंज निकाला है। अब आप ये देखो, आपको कैसे पता चलेगा tan इनवर्स का वैल्यू निकालना, अब इसकी बात करते हैं। आप जानते हो कि tan ऑफ π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो आप इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाओ तो ये tan इनवर्स बन जाएगा। और ये tan इनवर्स 1 का वैल्यू मिल गया कि वो tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका π/4 हो जाएगा। तो कभी भी आपको कोई भी वैल्यू चेक करना है तो बस आप ये देखो कि आपका अगर यहाँ पे कोई एंगल होता तो इधर आने वाला वैल्यू कब आता है। जैसे इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी tan के केस में कब आती है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करते हैं कि tan की पावर माइनस इन्फिनिटी, सॉरी tan में माइनस इन्फिनिटी कब आएगा, तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे आप इस तरह से ग्राफ कर ड्रॉ कर दो tan का, और ये देखो -π/2 से π/2 के बीच का ग्राफ बनाना है आपको। तो माइनस ये पे -π/2 पे मेरा जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी जा रहा होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे -π/2 ले लिया। तो आपके पास जो ग्राफ दिया, ग्राफ से थोड़ा आइडिया ले सकते हो। चलो 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा तो आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप करोगे। मान लीजिए कि आपके पास
दिया है फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2x। ठीक है, जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, मगर मैं ये जानता हूँ कि साइन का डोमेन जो भी है ना, यहाँ पे साइन का डोमेन जो भी है वो वैल्यू हमेशा -1 से 1 के मिड में लाई करती है। ठीक है, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2x हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई माइनस नहीं है यहाँ पे, ये जो आपके पास वैल्यू आ रहा है ये आपका -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब क्या है कि इस 2x के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं कि ये पॉजिटिव है निगेटिव, तो मैं 2x को बजाय इधर लाने के मैं -1 को इस तरफ ले आऊँगा। तो -1 को अगर इस तरफ लेके आता हूँ तो ये क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2x माइनस और ये +1 हो जाएगा। मतलब मुझे यहाँ से क्या मिला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2x, यानी कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर वो ऑलवेज पॉजिटिव है 2x। तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन आया जिसने ये बताया कि भाई ये टर्म तो आपका ऑलवेज पॉजिटिव है। तो अब इसकी बात करते हैं, और देखो ओवरऑल मेरा एक्सप्रेशन जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो x को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा यहाँ से। तो x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि अगर 0 डिनोमिनेटर में आएगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। दूसरी बात, अब मैं 1 के साथ इसको सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे जो 1 है इसके लिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2x लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x हो गया और लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, देखो कि आपका ये देखो फिर से ये तो पॉजिटिव है, अब ये तो निगेटिव नहीं हो सकता, मगर ओवरऑल एक्सप्रेशन निगेटिव है तो इसको निगेटिव होना पड़ेगा। तो अगर 2x वाला जो टर्म है वो लेस देन 0 हो जाए, तो अब देखो इक्वल टू 0 इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अनडिफाइन आ जाएगा, x की जगह 0 पुट करेंगे तो एक ही टाइम पे x लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0 वो कैसे पॉसिबल होगा। इट मीन्स यहाँ पे आने वाला जो x का कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो इसका मतलब डोमेन में आने वाला जो एलिमेंट हो जाएगा x बिलोंग टू क्या हो जाएगा 5, यानी हमारे पास डोमेन में नल एलिमेंट आएंगे। समझ में आया कि बेसिक जो आपको बोला गया है कि माइनस जो साइन इनवर्स है वो -1 से 1 के बीच में आता है, तो आपको ये -1 से 1 के बीच में लेना है। फिर इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करना है। बेसिक सिंप्लीफाई करने के बाद x का जो कलेक्शन आता है, जो वैल्यूज आता है वो मेरा डोमेन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? हेलो, सर हाँ थोड़ा समझ में आया? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर सेक इनवर्स ऑफ 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाई 4, ऐसा हो जाएगा। और इसमें आपको बताना है डोमेन, फाइंड डोमेन। ठीक है, अच्छा जो टर्म रूट के अंदर आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेरी 11th की क्लास है क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक मिनट क्लास कैसे होगी सर? वो मेरे को क्लास रखने के 3 से 6 थे, तो
अरे यार एक मिनट, हाँ सर मेरा 11th हाँ सर। में मेरा एक क्लास है क्या है? अच्छा मेरी पुरानी वाली लिंक है किसी के पास, 8 एटम वाली, हाँ सर। मुझे फॉरवर्ड करो तो। अरे यार मैंने तो ये ध्यान ही नहीं दिया। यस सर।